हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मधु सीएससी में। आज हम आप लोग को जियोग्राफी एनसीईआरटी का जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 2 करा दिए और क्लास 6 के भी सारे चैप्टर के एमसीक्यू करा दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक, ठीक है, या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दूसरा कथन है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। सबसे पहले एंडो मतलब अंदर, यानी पृथ्वी की जो अंदर प्रक्रियाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं हम, एंडोजेनिक फोर्स। और पृथ्वी की जो बाहरी सतह पे जो भी क्रियाएं होती हैं उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं, पृथ्वी की जो गतियां हैं, ठीक है, अंतर्जनिक फल, ठीक है, बल या और बहिर्जनिक। अंतर्जनिक यानी पृथ्वी की जो अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या आकस्मिक जो बल होते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है, पटल विरूपक में पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, बहिर्जनिक में क्या, अपरदन और विक्षेपण, ये सब बाहर हमको दिखाई देते हैं ना, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बहिर्जनिक फोर्स यानी एक्सोजेनिक यानी पृथ्वी की जो बाहर, एक्सो, ठीक है, फोर्स का प्रकार नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है, तो भूकंप, ये क्या है, ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी समुद्री तरंग, ऑप्शन सी हिमनद, ऑप्शन डी पवन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन। ठीक है, अंतर्जनिक फोर्स में क्या क्या आ जाएंगे, चलिए बता देते हैं। भूकंप, पर्वत जो निर्माण होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और जो बाहर होते हैं, ठीक है, बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक, हिमनद, समुद्री तरंग, पवन, नदी का बहता जल। चलिए क्वेश्चन 44 देखते हैं। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन क्या कहलाते हैं, भूकंप कहलाते हैं। दूसरा कथन है, भूप्रवृत्ति के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तीसरा है, भूकंप के उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी सभी तीनों कथन असत्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं, गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रवृत्ति के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहते हैं, हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। भूकंप की तरंग 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होगा, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, एस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और एल तरंग को हम पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ में पी तरंगों को एस तरंगों से पूर्व दर्ज किया जाता है। दूसरा है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंग में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। प्रश्न पूछा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, बी, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए, पी तरंग को हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक तरंग की सिस्मोग्राफ पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कहलाती है, ठीक है। ये अब कौन सी, यानी पी तरंग। पी तरंग, ठीक है, तरंगों के समान होती है। पी तरंग ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये तीनों माध्यम में चलती है, ठीक है। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम में ही चलती है, ठीक है। एस तरंग को हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये केवल कहाँ पे चलती है, ठोस, ठीक है, पदार्थों में ही चलती है। चलिए आगे देखते हैं। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है कि कण गति तरंग प्रसार की दिशा में समानांतर होती है। जिस माध्यम से वे चलते हैं उस पर वे अपने पीछे संपीड़न और विचलन का निशान छोड़ जाते हैं। इस प्रकार पी तरंगों को हम दाब तरंग भी बोलते हैं। ये गलत हो गया, ठीक है। ये ऐसे दाब यानी प्रेशर, ठीक है, दाब तरंग। देखिए, एस तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं एस तरंग को, जहाँ कण की गति तरंग प्रसार की दिशा में क्या होती है, लंबवत समकोण पर होती है। इसलिए यस तरंग में कण प्रसार, जो कण तरंग, ठीक है, प्रसार की दिशा में समकोण पर ऊपर और नीचे कंपन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात का निर्माण करती है। कथन 2 है, मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा बनाए गए विशाल लूप, ठीक है, नदी से अलग झील बनाते हैं जिसकी छाप झील कहते हैं। प्रश्न हमारा है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल कथन 2, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो कथन 1 और न ही 2। ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नदी किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी गिरते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, जलप्रपात, ठीक है। विश्व का, अब देखिए अब बता देते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात को कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग का पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े, ठीक है, मोड़ों को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। जब नदी मैदानी भाग तो ऐसे 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 चलती है ना, तो ये जो मोड़ होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे विसर्ग कहलाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। इस समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे क्या कहेंगे, छाप झील, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे चलेगा, कुछ ऐसा समय आएगा जो ये ऐसे कट जाएगा, तो ये क्या कहलाया जाएगा, छाप झील कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। जलप्रपात की स्थिति के संदर्भ में असुमेलित को छाटिए। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे, कुंचिकल जलप्रपात बांग्लादेश में। तो इसमें असुमेलित कथन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, बांग्लादेश में नहीं है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, और बाकी सब सही है। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण के कारण तटीय मेहराबों का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा कथन है, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण के कारण समुद्रों में बची दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहते हैं। कथन तीसरा है, वायु अपने साथ बालू की महीन एवं हल्के कणों को अत्यधिक दूर ले जाकर इनका विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण कर देती है जिसे लोएस कहते हैं, ठीक है। प्रश्न है, उपयुक्त कथनों में कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल कथन 1, बी केवल कथन 2, सी सभी कथन, ऑप्शन डी तीनों कथन असत्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ये तीनों कथन क्या हैं, सत्य हैं।
देखिए, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती है। समुद्री तरंग लगातार सैलों से जब टकराती हैं, ठीक है, जिससे उसके ऊपर क्या होती है, दरार होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें, ठीक है, केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, जो केवल दीवार बचते हैं। तो दीवार जैसे इन आकृति को हम क्या कहेंगे, स्टैक कहते हैं। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर, ठीक है, लगभग ऊर्ध्वाधर, ठीक है, उठे हुए सैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगों के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे पवन चलने पर या अपने साथ जो रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाती है, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर कर छोटी पहाड़ी बन जाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू का जो कण है, बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उन्हीं को लोएस कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि हमारा ये क्लास आप लोग को कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। बाय, टेक केयर। तब तक के लिए चलिए